हेलो दोस्तों, ऑल दी वेरी बेस्ट। नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम कार्य कारण की बात करते हैं। न्याय दर्शन में कार्य कारण में जो न्याय है वो असत कार्यवादी है और सांख्य सत कार्यवादी है, क्योंकि सांख्य कहता है कि जो कार्य वो कारण में पहले से निश्चित है, नियत है। लेकिन न्याय का मानना है कि जिस समय कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है उसी समय उसमें वो कार्य निहित होता है, यानी नई सृष्टि होती है, नई उत्पत्ति होती है। इसलिए जो न्यायिक है वो आरंभवाद को मानते हैं, आरंभवादी होते हैं। अब पहले कारण क्या है ये जानते हैं। जो कार्य के नियत पूर्ववर्ती, कार्य के नियत पूर्ववर्ती जो अन्यथा सिद्ध ना हो, कार्य के नियत पूर्ववर्ती जो अन्यथा सिद्ध ना हो उसे कारण कहते हैं। अब अन्यथा सिद्ध क्या है? अन्यथा सिद्ध का मतलब होता है कि जिसके ना होने पर भी कार्य की उत्पत्ति हो जाए, तो फिर वो तो कारण हुआ ही नहीं। कारण का मतलब हुआ कि जब तक कारण ना हो कार्य की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। अन्यथा सिद्ध का मतलब है कि जो कारण है उसके नहीं होने पे भी कार्य की उत्पत्ति हो जाए, वो अन्यथा सिद्ध है। इसलिए यहाँ पे डबल निगेशन लगा है कि कारण क्या है? जो कार्य के नियत पूर्ववर्ती अन्यथा सिद्ध ना हो, यानी इसके ना होने पे कार्य न उत्पन्न हो, वो कारण होता है। कारण तो वही है ना कि उसके नहीं होने पे उस कार्य की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए जिस कारण से जिस कार्य की उत्पत्ति हो रही थी। इसलिए यहाँ अन्यथा सिद्ध को समझिएगा ध्यान से, क्योंकि वैसे भी एग्जाम में पूछता है उदाहरण दे करके कि इसमें से अन्यथा सिद्ध कारण कौन सा है। जैसे उसमें कुम्हार का पिता और चौक, दंड, कुम्हार ऐसे दिया हो, तो जो अन्यथा सिद्ध क्या है उसमें कुम्हार का पिता, क्योंकि वो रहे न रहे घड़ा तो बनेगा, क्योंकि उसका पुत्र बना रहा है। तो अन्यथा सिद्ध कौन है? जो कुम्हार है उसका पिता। इस प्रकार से प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में। अब कारण हो गया। अब कितने प्रकार के होते हैं? समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। तो पहले आप निमित्त कारण को ही देख लीजिए। निमित्त कारण क्या है कि जो कार्य बनने में, कार्य को उत्पन्न करने के लिए जो सामर्थ्यवान है, जिसके अंदर शक्ति है, जो कार्य को उत्पन्न कर रहा है, यानी जो शक्तिमान टाइप से है, शक्तिमान प्रकार से है, यानी कि उसके अंदर सामर्थ्य है कार्य को उत्पन्न करने की। जैसे जो कुम्हार है वो निमित्त कारण है, जैसे ईश्वर है सृष्टि की रचना में, वो निमित्त कारण है। और इस प्रकार से जो भी बनाने वाला है उस कार्य को, वो उसका निमित्त कारण होता है। निमित्त कारण में सहकारी कारण को भी शामिल किया जाता है। जैसे कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछता है कि जो कुम्हार का दंड है, चौक है, धागा है, ये किस प्रकार का कारण है? तो हमें लगता है कि उपादान कारण होगा, उसमें वो शामिल है, लेकिन ये क्या है? ये भी निमित्त कारण है। अगर सहायक कारण नहीं है, सहकारी कारण नहीं लिखा है, तो आप निमित्त कारण कह सकते हैं। तो ये भी निमित्त कारण होता है। जो कुम्हार का दंड है, चौक है, धागा है, ये भी निमित्त कारण होता है। लेकिन निमित्त में भी ये सहकारी कारण होता है। यदि सहकारी ऑप्शन में ना हो तो आप निमित्त कारण पे टिक लगाएंगे। धागा, चौक, दंड, ये सब क्या है? निमित्त कारण है, सहकारी स्वरूप में निमित्त कारण है। और उसके बाद आपका आता है समवाय कारण को देखते हैं। अब शुरू से पहले समवाय या समवाय फिर निमित्त होता है, लेकिन हम पहले निमित्त को पढ़ते हैं क्योंकि वो थोड़ा सरल होता है कि जो बनाने वाला है वो निमित्त कारण है। समवाय कारण क्या होता है कि जो कार्य में समवाय संबंध से समाहित हो, वो समवाय कारण है। जैसे कार्य क्या है? घड़ा है, तो घड़े में समवाय संबंध से क्या है? मिट्टी है। मिट्टी यानी कि जो कार्य है उसके विनाश से पूर्व तक वो समवाय संबंध से उस कार्य के साथ रहेगा जब तक वो कार्य है। ऐसे उस कार्य के रहते हुए वो संबंध कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे ही उस कार्य का विनाश होता है वो संबंध तुरंत अलग हो जाते हैं।
ये अयुत सिद्ध संबंध होता है, नियत संबंध होता है। समवाय संबंध पहले भी हम बता चुके हैं कि 5 प्रकार के होते हैं। तो जो मिट्टी में समवाय संबंध से, जो मिट्टी घड़े में है, जब तक घड़ा फूटेगा नहीं तब तक मिट्टी उसके साथ लगा हुआ जो घड़े का स्वरूप है। और जैसे ही मिट्टी फूट जाता है, घड़ा फूट जाता है, तो जो घड़े का स्वरूप है मिट्टी के साथ वो तुरंत ख़त्म हो जाता है। घड़ा और मिट्टी का जो संबंध है ख़त्म, वो मिट्टी ही हो जाएगा फूटने के बाद। ठीक है। तो समवाय कारण ये है जो समवाय संबंध से उस कार्य में निहित हो। जैसे घड़े के लिए मिट्टी, सृष्टि के लिए परमाणु, वस्त्र के लिए पट या तंतु। अब असमवाय कारण क्या है? देखिए, जो असमवाय कारण वह होता है, यानी कि समवाय कारण में समवाय संबंध से जो कारण निहित है। समवाय कारण में पहले तक था कि कार्य में जो समवाय संबंध से निहित है, लेकिन असमवाय कारण के लिए क्या है कि समवाय कारण में, यानी घड़े में नहीं, कार्य में नहीं, अब मिट्टी में। ऐसे समझिए, जो घड़े में संबंध से, समवाय संबंध से रह रहा है वो समवाय कारण है, लेकिन जो घड़े का समवाय कारण है उसमें समवाय संबंध से जो कारण रहेगा वो असमवाय कारण होगा। यानी समवाय कारण में समवाय संबंध से रहने वाले कारण को असमवाय कारण कहेंगे। यानी घड़े के मिट्टी में समवाय संबंध से जो कारण है वो असमवाय कारण है। तो घड़े के मिट्टी में समवाय संबंध से क्या है? जो मिट्टियों का संयुक्त होना है, यानी अवयव और अवयवी का जो संबंध है वो भी समवाय संबंध है। तो जो अलग अलग मिट्टी है उसको हम गूंथ करके संयुक्त कर दे रहे हैं। ये घड़े के मिट्टी में समवाय संबंध से है, मिट्टी में समवाय संबंध से है उन अवयवों का चिपक जाना। तो समवाय कारण में समवाय संबंध से जो कारण है, समवाय कारण क्या है? मिट्टी। उसमें समवाय संबंध से क्या है? जो मिट्टी के अवयव है वो कारण है, समवाय संबंध से संयुक्त हो रहे हैं, इनको असमवाय कारण बोलेंगे। यानी आपको घड़े के लिए कपाल संयोग आता है एग्जाम में, उसके बाद सृष्टि के लिए परमाणुओं का संयोग होता है, और वस्त्र के लिए तंतु संयोग, यानी अलग अलग धागा जब तक है वो समवाय कारण है, उपादान कारण है वस्त्र के लिए। लेकिन आप कभी कोई भी वस्त्र लीजिए और उसको थोड़ा स्ट्रेट करके देखिए, ध्यान से देखिए, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वे में कितने धागे लगे होते हैं। यानी उन धागों का, उन तंतुओं का जो संयोग है वही असमवाय कारण है। तो समवाय कारण वो धागा है, समवाय कारण में समवाय संबंध से जो कारण है वो असमवाय कारण है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा समवाय, असमवाय और निमित्त कारण। ध्यान से बार बार सुनिएगा, जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।